डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर एंड गैसेस क्या होती है। आप एयर कह लीजिए या गैसेस कह लीजिए, तो टॉपिक मैंने लगा दिया है और इस फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड को लेकर के है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेना जरूरी है कि किसी भी मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड है या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका क्या फॉर्मूला होता है और स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, ये किस तरह के मीडियम में कैसी स्पीड रखता है, क्या फॉर्मूला रखता है, वो सारी चीजें भी सीख लेते हैं। तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में हम ये सीखेंगे, उसके बाद सीधे टॉपिक पे आ जाएंगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या स्पीड ऑफ साउंड आ जाएंगे। तो समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां पे ट्रेवल कर सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकती है तीनों तरह के मीडियम में, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो और चाहे वो गैस हो। फिर से, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। हम गैस को इन डिटेल समझेंगे, जैसे उसी को हम बोल रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द गैस या फिर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड इन एयर। तो एयर और गैस को तो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इस बात को समझते हैं कि जब भी हमारी वेव प्रोपागेट होती है तो वेव किस बात पर डिपेंड करती है, वेव का प्रोपागेशन किस बात पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ एक ही बात आपको समझनी है, जब भी वेव ट्रेवल हो रही होगी तो वेव के ट्रेवल होने की नेसेसरी कंडीशन होती है। और उस नेसेसरी कंडीशन को क्या बोलते हो? नेसेसरी कंडीशन होती है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए और मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया मतलब मास होना चाहिए। देखिए, इन सारी चीजों को मैंने वेव के फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहां से अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मीडियम की जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, ये कैसे वर्क करती हैं इन द प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ये समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल इन ऑल द 3 टाइप ऑफ मीडिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये समझना है कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडिया किस बात पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। और मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया होती है। हम इस पे ज्यादा अपना समय आज के इस वीडियो लेक्चर में नहीं देंगे। हमने ऑलरेडी वेव के फर्स्ट वीडियो में इसी बात को इन डिटेल समझाया है कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया का क्या रोल होता है वेव के प्रोपागेशन में। अब ये समझते हैं कि सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। क्या कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का सॉलिड के लिए क्या फॉर्मूला है, गैस के लिए क्या है, लिक्विड के लिए क्या है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर एनी मीडियम, किसी भी तरह का मीडियम हो, उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। क्या रखना है? जरा देखिए, ये मैंने फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखेंगे तो किसी भी तरह का मीडियम होगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इजीली आप फॉर्मूला ले सकते हैं। लिखा है इलास्टिक कांस्टेंट एंड डिवाइड बाय डेंसिटी, और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको v मिल जाएगा। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइड बाय डेंसिटी। अब इसी को लिखना है सॉलिड के लिए। तो सॉलिड में जो इलास्टिक कांस्टेंट यूज होता है वो यूज होता है y। क्या यूज होता है? y यूज होता है। तो y यूज कर लेंगे आप, ठीक है। और फ्लूइड के लिए, ठीक है, फ्लूइड के लिए, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो होता है E बाई रो। E क्या होता है? E आपके पास होता है वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए, B लिख दीजिए या E लिख दीजिए। देखिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने बताया है कि P बाई रो रिजल्ट आता है। हम इसी बात को इन डिटेल समझेंगे अभी कि कैसे न्यूटन ने एयर के लिए, गैस के लिए बताया कि फॉर्मूला, देखिए ऐसे नहीं बताया, खूब एनालिसिस करी और फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने एक एक बात को समझाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत साबित हुए। मतलब उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसके थ्रू जो रिजल्ट आया, थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन था, मतलब बहुत ज्यादा एरर थी। एरर मतलब 15% से ज्यादा एरर आ रही थी। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि न्यूटन के फॉर्मूले में कैसे एरर कैलकुलेट की जाती है। चलिए, अभी तो समझ गए कि अगर ये फॉर्मूला पता हो, क्या पता हो, किसी भी मीडियम के लिए अगर आपको स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करना है? सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइड बाय डेंसिटी। सॉलिड के लिए y बाई रो होता है
और लिक्विड के लिए E बाई रो या B बाई रो कह लीजिए, गैस के लिए सेम होता है, मतलब फ्लूइड के लिए एक ही फॉर्मूला आता है। देखिए यहां रिजल्ट लिखा है कि आयरन के लिए जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव आती है वो आती है ये 5096 मीटर पर सेकेंड, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी 5130, तो आसपास आ रही थी, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला सही था। लिक्विड के लिए क्या देखा गया, लिक्विड के लिए जो वाटर में, लिक्विड मतलब वाटर के लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई वाटर के लिए इस फॉर्मूले से, यहां पर आ रही है 1414 मीटर पर सेकेंड, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर रही थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है 1450 है, ये एग्री कर रही थी, बहुत क्लोज थी, ठीक है। लेकिन गैस के लिए जब न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था तो जो रिजल्ट आए उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन था। मतलब एयर के लिए जो न्यूटन का फॉर्मूला था, न्यूटन का फॉर्मूला देखिए, ये न्यूटन का जो फॉर्मूला आया है ये P बाई रो, उससे वैल्यू आती थी 280 मीटर पर सेकेंड, ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों में बहुत गैप था, इसलिए जरूरत पड़ी थी किसकी, लाप्लास की। जो लाप्लास का फॉर्मूला है वो ये है, लाप्लास का क्या फॉर्मूला है ये। हम आज इस फॉर्मूले तक अपनी बात पूरी करेंगे कि लाप्लास ने कैसे न्यूटन फॉर्मूले को करेक्ट किया। पहले न्यूटन फॉर्मूला को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर न्यूटन फॉर्मूले में क्या करेक्शन हुआ, किसने किया, लाप्लास ने किया, कब किया, वो सब समझेंगे, ठीक है। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया। जो एक क्वेश्चन बेसिक सा बनता है वो ये कि आप देख रहे हो सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में है, फिर उसके बाद लिक्विड में है, फिर गैस में है। कहां से पता चला, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे आप समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप देखिए, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, ठीक। उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। तो आप ये लिख सकते हो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। यहां क्या होता है, साउंड वेव होता है। स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या है, सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में कम है, उसके बाद गैस में। मतलब सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। चलिए अब मेन जो टॉपिक है आपके पास ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एक एक बात आपको समझनी है कि कैसे होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या स्पीड ऑफ साउंड वेव है फ्लूइड मीडिया के लिए, फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड भी आता है, गैस आता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है मतलब आप इतना बोल सकते हो, इतना बोल सकते हो दोनों के लिए। देखिए दोनों के लिए ये बात सेम है, दोनों के लिए यहां तक क्या है, सेम है। आप चाहे E बाई रो बोलिए चाहे B बाई रो बोलिए, ठीक है, करेक्ट है। तो मैंने यहां क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या साउंड वेव इन एयर आर गैस इज सेम एज फॉर द लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है। V इज इक्वल टू E बाई रो, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहां पर क्या है, E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वैल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वैल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम होता है। इतना पता चल गया। अब न्यूटन का क्या सोचना था, अब यहां से समझना है आपको। न्यूटन ने क्या सोच के बताया कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो कैसे कैसे प्रोपागेशन होता है। तो देखिए उससे पहले फिगर देख लीजिए। जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो मीडियम में क्या सिचुएशन, क्या क्रिएट हो रहा है। जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो मीडियम के पार्टिकल कहीं कहीं पर क्लोज हो जाते हैं और कहीं कहीं पर रेरिफाइड हो जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। तो देखिए जैसे मैं बना रहा हूं, ये क्या है, मैं मीडियम के पार्टिकल दिखा रहा हूं। यहां पे मीडियम के पार्टिकल में दिखा रहा हूं, देखो ये मीडियम के पार्टिकल है, ये मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल हैं। ऐसा हो रहा है। आप क्या देख रहे हो, यहां पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर मीडियम के पार्टिकल बहुत पास पास हैं और ये कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर मीडियम के पार्टिकल दूर दूर हैं। मतलब इस रीजन को आप बोलते हो, देखिए इस रीजन को बोलते हो आप कंप्रेशन और इस रीजन को बोलते हो आप रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। मतलब ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें अल्टरनेट होंगी। क्या होंगी, ये चीजें अल्टरनेट होंगी। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब साउंड वेव ट्रेवल करता है मीडियम में तो ये अल्टरनेट फॉर्म होते हैं।
और जहां पर कंप्रेशन फॉर्म होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम भी देखिए यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम लो हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है V, ये लो हो जाता है। और जो टेम्परेचर है T वो हो जाता है ज्यादा। ध्यान सुनना, प्रेशर क्या होता है, जब साउंड वेव ट्रेवल किया मीडियम में तो क्या हुआ, कुछ रीजन ऐसे बने जहां पर मीडियम के पार्टिकल क्या हो गए, डेंस हो गए, पास पास आ गए, तो वहां प्रेशर ज्यादा हो गया, वो हाई प्रेशर रीजन हो गए। और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कुछ रीजन ऐसे बने, जैसे ये रेयर फ्रैक्शन का है, रेयर फ्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन के टाइम पर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो प्रेशर रीजन बोलते हैं। और यहाँ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि मीडियम में जैसे ही साउंड वेव ट्रेवल किया तो क्या देख रहे हो आप, उस मीडियम में ऐसे रीजन बने जहां पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर कम है। तो होगा क्या, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट का फ्लो होना शुरू होगा और किधर हीट जाएगी, उधर हीट जाएगी जिधर टेम्परेचर कम है। इसका मतलब यहां टेम्परेचर कम है और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। कंप्रेशन के टाइम पर हीट प्रोड्यूस हो रही है और एयर फ्रैक्शन के टाइम पर क्या, हीट की जरूरत है। तो यहां से हीट का फ्लो इधर शुरू हो जाएगा, इधर हीट जाना शुरू करेगी, ऐसा न्यूटन का मानना था। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये फेल क्यों हुआ। पहले तो ये समझो कि साउंड वेव ट्रेवल करी तो मीडियम में कुछ ऐसे रीजन बने जहां पर डेंसिटी ज्यादा थी और कुछ रीजन ऐसे बने जहां डेंसिटी कम थी, और जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, वहां प्रेशर ज्यादा है वहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हीट का फ्लो स्टार्ट हुआ। किधर हुआ, जहां पर प्रेशर कम था, जहां पर टेम्परेचर कम था, ठीक है, उधर जाना शुरू हुआ। और कब तक ये हीट का फ्लो होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब ये जो प्रोपागेशन होगा, इस तरह से जो साउंड वेव का प्रोपागेशन होगा मीडियम में, वो कैसा होगा, अंडर द एडियाबैटिक अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो किसको ओबे करता है, वो ओबे करता है बॉयल्स लॉ को। अब जरा इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। लैंग्वेज में क्या बता रहा हूं मैं, न्यूटन ने क्या सोचा, न्यूटन ने ऐसा सोचा, न्यूटन एज्यूम दैट व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स in a medium, compressed and rare fraction region are found. When sound wave travels in a medium, compressed and rarefied region are found. क्या हो गए, compressed और rarefied region फॉर्म हो गए, ये compressed region और ये rarefied region फॉर्म हो गए। compressed region are at higher temperature, क्या होते हैं, हायर टेम्परेचर पे होते हैं क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, ये हाई प्रेशर रीजन होते हैं। हाई प्रेशर रीजन मतलब हाई टेम्परेचर रीजन, ठीक है। वाइल रेरिफाइड रीजन क्या होते हैं, रेरिफाइड रीजन आर लोअर टेम्परेचर, आर एट लोअर टेम्परेचर। देन क्या होगा, हीट का फ्लो स्टार्ट होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम कंप्रेस्ड रीजन टू रेरिफाइड रीजन। कब तक होगा, अंटिल टू इक्वलाइज देयर टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट का फ्लो चलता रहेगा। मतलब यहां से हीट किधर जाएगी, इस साइड में जाएगी, ऐसा चलता रहेगा। इस जगह हीट प्रोड्यूस हुई, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, ऐसा चलेगा। तो क्या होगा, हेंस ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज। इसका मतलब है जो हीट प्रोड्यूस ही बगल वाले को मिल गई, ठीक है, ऐसा ही तो हुआ। बाहर से हीट लाने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर क्या है मीडियम का चेंज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज। इस तरह हम कह सकते हैं कि दस साउंड वेव प्रोपागेट इन द मीडियम इन आइसोथर्मल कंडीशन। हमने सिंपली बोल दिया कि अगर टेम्परेचर मीडियम का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन मीडियम कैसा है, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर साउंड वेव का प्रोपागेशन हो रहा है। और आइसोथर्मल कंडीशन जो होती है वो किसको फॉलो करती है, वो फॉलो करती है बॉयल्स लॉ को। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले के थ्रू न्यूटन ने इस फॉर्मूले में क्या चेंज किया, अब उसको समझना है। चलिए उसको समझ लीजिए, इस साइड में बताता हूं क्या किया।
डिफरेंशिएट किया, न्यूटन ने बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन थी उसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो मैं भी डिफरेंशिएट कर देता हूं, आपको बताता हूं रिजल्ट क्या आता है। देखिए, डिफरेंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ प्रोडक्ट रूल। किस रूल से, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से इसको आप डिफरेंशिएट करिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा P का पहले रोक लेंगे, तो P को रोकेंगे तो क्या मिलेगा, P, और V को करेंगे तो क्या आएगा, dV प्लस, अब की बार V रोक लेंगे और P को करेंगे तो आएगा dP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। मिल गया। चलिए, इसके बाद यहां से क्या मिला, या देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, P dV इज इक्वल टू माइनस V dP। यहां से dV नीचे कर लीजिए, तो P इज इक्वल टू आएगा माइनस V dP अपॉन dV। ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, देखिए ये चीज होती है, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, आप E लिखिए या इसी को आप लिख दीजिए ET, कोई फर्क नहीं है। यहां पर ये पता चल जाएगा कि जो ET है, ET क्या शो करता है, ये शो करता है आइसोथर्मल। देखिए आइसोथर्मल यहां लिख सकता हूं मैं, आइसोथर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। क्या लिख सकता हूं, वेयर ET क्या है, ET है आइसोथर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ये क्या हो गया, आइसोथर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते थे कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बात हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू आपको मिल जाता है, जहां पे E है वहां पर P पुट कर देंगे तो P बाई रो आ जाता है। ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये फॉर्मूला न्यूटन का है, और इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो जब वैल्यू पुट करी गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड देखा गया एयर में, फॉर एयर क्या हो जाएगा, फॉर एयर क्या होगा, यहां पर जो P होता है, P की वैल्यू, ठीक है, फॉर एयर एट STP, जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, P की वैल्यू 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो रो होता है डेंसिटी होती है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है 1.29, ठीक है, यहां से क्या आएगा, kg पर मीटर क्यूब। जब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और रिजल्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, V इज इक्वल टू मिल जाता है 0.1 10 की पावर 5, और यहां से आपको मिलेगा 1.29। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो आता है 280 मीटर पर सेकेंड आता है। तो देखो कितनी एरर आई, ये तो आपको मिलेगी कौन सी वैल्यू है, ये आपके पास है थ्योरेटिकल वैल्यू है। कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो कितनी है, V इज इक्वल टू है 332 मीटर पर सेकेंड। ये 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और यहां से ये कितनी आ गई है, ये आई है 280 मीटर पर सेकेंड।
तो एरर कितनी की आ रही है, तो जरा एरर निकाल लीजिए। एरर निकालते हैं तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर ये होता है फॉर्मूला, ये होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइड बाई ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंटू 100। तो देखो कितना आएगा, यहां से ये है आपके पास 332 और ये है 280, ये है 332, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो देखो कितना आएगा। इसको लेस करोगे तो रिजल्ट दिख जाएगा, लिख देता हूं मैं यहीं से, ये आपको मिल जाएगा 52 इंटू 100 डिवाइड बाई 332 आ गया। यहां से आया 5200, यहां से आएगा 332, और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो नियर अबाउट 15.66% आ जाता है। इसका मतलब देख रहे हो ना कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब कुछ एरर है, किस फॉर्मूले में, न्यूटन्स के फॉर्मूले में कुछ एरर है। तो इतना लिखा जा सकता है कि यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 इज मच हायर, मच लार्जर या मच हायर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या कह सकते हो थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मच लार्जर कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसका मतलब देयर इज सम एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या एरर है, इस चीज को न्यूटन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इसको किसने एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन किया था 1816 में। कब किया था, 1816 में, इन 1816 लाप्लास ने इसको करेक्ट किया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लाप्लास का करेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लाप्लास का करेक्शन। तो यहां लिख दिया जाएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिख देता हूं कि यहां पे क्या लैंग्वेज लिखेंगे इस फॉर्मूले के लिए, फिर लाप्लास करेक्शन की बात करते हैं। यहां तक पहुंच गए थे कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, थ्योरेटिकल वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास आई है 280 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स देयर इज सम एरर इन न्यूटन्स फॉर्मूला, और उस एरर को इन 1816 लाप्लास ने करेक्ट किया कि न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या कमी रह गई है, क्या एरर है, उस चीज को न्यूटन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो लाप्लास ने उसको अच्छे से स्टडी किया, समझा, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया इन 1816 में। ठीक है, तो लाप्लास ने क्या बताया, पहले उस चीज को समझिए। देखिए न्यूटन ने क्या बोला था और लाप्लास ने उससे क्या कंक्लूजन निकाला, उसी कंक्लूजन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझिए आप। पहले लाप्लास को समझने से पहले न्यूटन की बात को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला, इस फिगर पे कंसंट्रेट करिए। न्यूटन ने ये बोला कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है मीडियम में, तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर प्रेशर ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा, और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर प्रेशर कम होता है, या कह सकते हैं आप टेम्परेचर, प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है। तो एक जगह से टेम्परेचर या कह लीजिए हीट फ्लो होकर के दूसरी जगह जाती है। मतलब यहां जो हीट प्रोड्यूस हुई है या जो टेम्परेचर बढ़ा है वो सराउंडिंग में जाना चाहता है, सराउंडिंग का मतलब बगल में जाना चाहता है। लेकिन लाप्लास क्या कह रहे हैं, या लाप्लास क्या सबको पता है कि जो एयर होती है, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट फ्लो, तो यहां पर तो एयर ही है, तो यहां का हीट या टेम्परेचर यहां कैसे जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो सबको पता है कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहां जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो कंप्रेशन के टाइम पर प्रोड्यूस हुई, तो रेयरफेक्शन में कैसे पहुंचेगी, नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता,
ये बात लाप्लास समझा रहे थे, तो थोड़ी बात कम समझ में आई, तो लाप्लास ने कुछ और आइडिया दिया कि देखो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो। कैसे समझो? कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है इन अ मीडियम तो क्या होता है, बहुत आराम से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नहीं बनते हैं। इनके बनने का जो रेट है वो बहुत फास्ट है। क्या है? इनके बनने का रेट बहुत फास्ट है। मीडियम में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इतना फास्ट होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको सराउंडिंग में जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। फिर समझिए, जैसे कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस हुई, अब उसको सराउंडिंग में जाना है, मतलब रेयर फ्रैक्शन में जाना है, तो इतना टाइम मिलता ही नहीं कि हीट फ्लो होके जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर तो मीडियम का कांस्टेंट होगा नहीं, कहीं ज्यादा है कहीं कम, तो कांस्टेंट तो नहीं हुआ, इतना टाइम मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब जो प्रोसेस है प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर, वो फिर कांस्टेंट, वो फिर आइसोथर्मल नहीं होगा। लाप्लास ने कह दिया कि न्यूटन का जो भी सोचना था बिल्कुल गलत था, क्योंकि दो ऐसी चीजें सामने आई। एक तो पहले ही लाप्लास ने बोल दिया कि एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट फ्लो, वो तो सब एग्री हो गए कि हाँ भाई जो एयर क्या है, एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट फ्लो, तो हीट कैसे फ्लो हो सकती है। इस बात से एग्री हुए लोग, और उनकी दूसरी बात से भी एग्री हुए। तब न्यूटन का सही फॉर्मूला मिला, और तब ज्यादा एग्री कर गए लोग जब न्यूटन के फॉर्मूले में करेक्शन के बाद लाप्लास ने जो फॉर्मूला दिया उससे जो वैल्यू निकली थ्योरेटिकल वैल्यू, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के वेरी क्लोज थी। इसका मतलब ये हो गया कि लाप्लास ने जो फॉर्मूला दिया स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, वो एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए अब समझते हैं कि लाप्लास ने क्या बोला। यहां तक समझ में आ गया। तो लाप्लास ने पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट आउट किया? पॉइंट आउट दैट ए आइडिया ऑफ न्यूटन या एजम्पशन वाज न्यूटन, क्या था उनका ये मानना था न्यूटन का, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन अ मीडियम टेम्परेचर ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज, या फिर टेम्परेचर ऑफ मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, वाज रॉन्ग। ये बोला है लाप्लास ने। लाप्लास ने इसको पॉइंट आउट कर दिया कि उनका यह मानना बिल्कुल गलत था। व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन अ मीडियम कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर फॉर्म्ड सो रैपिड अल्टरनेटली, क्या होता है, बहुत तेजी से बनते हैं और अल्टरनेटली बनते हैं। दैट इज देयर इज नो टाइम टू एक्सचेंज हीट आर टेम्परेचर, हीट है तो टेम्परेचर होगा। देयर इज नो टाइम टू एक्सचेंज द हीट, किसके साथ? विथ, यहां पे क्या है ये, विथ, ये सराउंडिंग होती है। विथ सराउंडिंग मतलब कंप्रेशन के बाद रेयर फ्रैक्शन, विथ सराउंडिंग। हेंस ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर ऑफ मीडियम डज नॉट कांस्टेंट। ये पता चल गया कि कांस्टेंट तो नहीं होगा, भाई प्रोड्यूस हुआ तो होगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, मीडियम में सराउंडिंग में जा ही नहीं पा रहा है। दस प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन मीडियम इज अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। जो प्रोपागेशन होता है साउंड वेव का इन अ मीडियम इज अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। और एडियाबैटिक क्या करता है, एडियाबैटिक कंडीशन क्या करती है, ये पॉइजन्स लॉ को ओबे करती है। पॉइजन्स लॉ क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसके बाद तो काम जैसे इधर किया था कि डिफरेंशिएट किया था बोथ साइड, उसके बाद फिर लाप्लास ने क्या फॉर्मूला निकाला वो ऐसा मिल जाएगा। 2-3 मिनट का काम और है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको मिल क्या रहा है, यहां से जरा देखिए, पी को रोक लीजिए, तो क्या करेंगे, गामा आगे आएगा, गामा आ गया, और क्या आया, v की पावर गामा -1 हो गया, और v का हो गया dv, बंद कर दिया। फिर इसको रोक लेंगे, v की पावर गामा, p का करेंगे तो dp आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट का हो गया 0। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, जरा देखिए, यहां से हम गामा p रोक लेंगे, और क्या बचा अंदर, यहां से यहां बच गया v की पावर गामा -1 और हो गया dv। उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -v की पावर गामा और ये हो गया dp। क्लियर।
जरा देखिए, ये वाली वैल्यू इसके नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, इधर मैं हटा देता हूं, आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या मिल गया यहां से, या एक स्टेप में लिख दूं, ये पे हो सकता है आपको समझ में आ ही जाएगा। यहां से लिख देता हूं, देखिए यहां से गामा पी आप रोक लेंगे, इधर जब जो वैल्यू जाएगी माइनस, यहां हो जाएगा v की पावर गामा dp डिवाइड बाई, ये हो जाएगा v की पावर गामा -1 और ये हो गया dv, ठीक है। देखिए इसको ऊपर लेके जाएंगे या इसको नीचे ले आइए, सबसे अच्छा इसको ऊपर लेके जाइए, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, v की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सेंटेंस एकदम सिंपल सा, क्या हो जाएगा, यहां से बन सकता है ये गामा p इज इक्वल टू माइनस v dp, ठीक है, dp डिवाइड बाई v हो जाएगा, और यही एक्चुअली किसके इक्वल होता है, यही इक्वल टू होता है e के, क्या होता है, e के होता है, तो यहां तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज को देखिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये गामा p इज इक्वल टू आ गया माइनस v dp अपॉन dv, यही इक्वल टू हो जाता है e के, और e लिखिए या फिर इसी e को ले सकते हो क्या, ठीक है, ये हो जाता है e एडियाबैटिक, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है एडियाबैटिक कॉफिशिएंट ऑफ वैल्यूम इलास्टिसिटी, फिर से, या एडियाबैटिक, ये क्या है, एडियाबैटिक कॉफिशिएंट ऑफ वैल्यूम इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। अब इसी को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये आपको v इज इक्वल टू मिल जाता है गामा p अपॉन रो, क्योंकि जो e की वैल्यू है एक्चुअली क्या आ गई, गामा p आ गई, इसमें जो आपने देखा था न्यूटन के फॉर्मूले में वो क्या मिल रहा था, वो आपको मिल रहा था कि जो e की वैल्यू आई थी वो एग्जैक्टली p के बराबर आई थी, यहां पर ये मिल गया। जब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं किसकी, देखिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा फॉर मोनोएटॉमिक, जो मोनोएटॉमिक होता है जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियान है, इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.67 होती है। फॉर डायटॉमिक क्या होता है, डायटॉमिक में जैसे आ जाता है आपके पास ऑक्सीजन है, O2 है, N2 है, ठीक है, तो O2 N2 के लिए क्या ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आती है 1.41। अब यहां पर जो एयर है, एयर एक्चुअली ये दो चीजों को कंटेन करती है, मेनली दो ही चीजें एयर में होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम क्या ले सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम ये बता सकते हैं कि जो एयर होता है ऐसा ले सकते हैं, एयर वनली कंटेन, ऐसा ले सकता हूं मैं, एयर वनली कंटेन, यहां पे S2 भी डाल सकता हूं, इसको S2 भी लिख सकते हैं आप, एयर वनली कंटेन N2 एंड O2। फॉर एयर क्या ले सकते हैं हम, फॉर एयर गामा की जो वैल्यू आएगी 1.41 ही आएगी, ठीक है। तो एयर में दो ही चीजें होती हैं, एयर के लिए ये होता भी है। जब ये वैल्यू पुट की जाएगी इस फॉर्मूले में तो क्या मिलता है, v इज इक्वल टू मिलता है, यहां देखिए 1.41 और ये हो जाएगा इंटू p बाई रो, अलग कर दीजिए, p बाई रो, ये ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो यहां आ जाता है कितना 1.41 इंटू 280, तो ये वैल्यू लगभग 331 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू आई,
और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो 332 होती ही है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का फॉर्मूला, वो जो न्यूटन का करेक्टेड फॉर्मूला है वो ये होगा, ये लाप्लास का करेक्शन हो गया। तो हम क्या ले सकते हैं, हेंस न्यूटन, हेंस क्या ले सकता हूं मैं, हेंस फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा, ये v इक्वल टू होगा अंडर रूट ये गामा p बाई रो, ये होगा करेक्टेड फॉर्मूला है, यही होगा फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। क्या हो जाएगा, ये p बाई रो। स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए।